कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ठीक ही आ रहा है। आप लोग सब लोग बाहर रहिए प्लीज। पार्टी के सारे लोग प्लीज बाहर रहिए। यहाँ से पत्रकार पर दीजिए भीड़ यहाँ। बारिश तो थी सब। हाँ बारिश शुरू हो गई। मैं भी निकल रहा था जब आपसे बात मैंने सोचा थोड़ा बस 2 मिनट प्लीज। लंबे समय तक देश और समाज के लिए काम किया है, ऐसे तमाम लोग आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन गए। आज इसी क्रम में एक बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत नेता भाई कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ साहब, जो कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे, विभिन्न पदों पर उन्होंने रह के काम किया। अल्पसंख्यक विभाग में लखनऊ मंडल के चेयरमैन रहे, आरटीआई सेल के वाइस चेयरमैन रहे, कांग्रेस संगठन चुनाव के संयोजक रहे 2010 में, आरटीआई सेल के चेयरमैन रहे 2011 से 2013 तक, प्रदेश के संगठन मंत्री रहे 2015 से 2016 तक, प्रदेश के संगठन महासचिव संगठन प्रभारी रहे 2016 से 2018 तक, और प्रदेश के महासचिव 2018-19 में, और पूरा डेटा जो उत्तर प्रदेश का कलेक्शन होता था उसकी पूरी जिम्मेदारी कैप्टन सरबजीत सिंह जी मक्कड़ साहब के पास थी। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रह के इन्होंने लोगों के लिए, समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता के साथ आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि आज कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ साहब अपने तमाम साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनके साथ सरदार जसपाल सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार मनिंदरजीत सिंह जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्री विजय जी और सरदार रघुवीर सिंह जी, ये आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसी के क्रम में एक और हमारे बहुत ही मजबूत साथी जो कानपुर भोगनीपुर विधानसभा कानपुर देहात से आते हैं और जेएनयू में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बहुत ही शिक्षित, प्रबुद्ध, ओजस्वी वक्ता भाई आशुतोष पांडे जी आज आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। ये युवजन की शाखा जो है कांग्रेस पार्टी में, जो युवक कांग्रेस है, उसके
प्रदेश उपाध्यक्ष 2005 से लेकर 2010 तक 5 वर्षों तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे युवक कांग्रेस के। एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर रहे। एलडीएमआरसी, जालौन, गरौठा, भोगनीपुर लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित, इन सब इलाकों के ये एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम कर चुके हैं। एक लंबा अनुभव कांग्रेस पार्टी में रह के भाई आशुतोष जी का रहा है और आज वो आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। उनके साथ शामिल होने वाले साथी श्री शकील खान जी, श्री अतुल तिवारी जी, श्री दीपक पांडे जी, श्री लोकेंद्र प्रजापति जी और आमुष दीक्षित जी, इन सब का मैं हृदय की गहराइयों से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं सबसे पहले इसकी औपचारिक संजय जी, और एक बड़ी कैप पहना देना, और कैप इधर इधर देखते हैं। कैप्टन साहब को तो नहीं पकड़ाते लोग, पकड़ लेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने दोनों साथियों से कि वो लोग अपनी बातें रखें। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो तय हुई हैं और पिछले दिनों जो दौरा करके मैंने अनुभव प्राप्त किया है अलग अलग जिलों में जाके, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोरोना और क्राइम दोनों बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश एक घटना पे आप अपना शोक खत्म नहीं करते, दूसरी कोई बड़ी घटना आपको सुनाई देती। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो गई। उससे पहले पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की उन्नाव में हत्या हो गई। न गुंडा राज खत्म हुआ, न राम राज्य आया, फिरौती प्रदेश जरूर बन गया उत्तर प्रदेश। करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, 4 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। इसमें शामिल कौन लोग हैं? भाजपा का एक महामंत्री कानपुर देहात का, ज्योतिषी के अपहरण में उसका नाम आता है। आगरा में एक भाजपा के नेता का नाम देह व्यापार में आता है। जो 8 पुलिस के जवान मारे गए, उसमें भी तमाम तरीके के सत्ता के और पुलिस के गठजोड़ का मामला सामने आया। तो ये बहुत स्पष्ट हो चुका है, साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में जो अपना अपराध पनप रहा है, फैल रहा है, उसके पीछे पुलिस, नेता और अपराधियों का एक बड़ा गठजोड़ काम कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध तेजी के साथ बढ़ रहा है। योगी जी, जब तक आप अपराध के, नेताओं के और पुलिस के गठजोड़ को नहीं तोड़ेंगे, तब तक अपराध नहीं रोक पाएंगे और ये इसी तरीके से संगठित अपराध पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता और बढ़ता है। अगर हम कोरोना की बात करें, योगी जी ने टीम 11 बना दी। एक भी उसमें डॉक्टर नहीं रखा, एक भी एक्सपर्ट नहीं रखा, और आज उस टीम 11
कि काम की हालत यह है कि मैं गया था प्रयागराज, वहां पर एक मरीज अस्पताल से गायब हो जाता है, उसके परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, कोरोना का मरीज कहां चला गया, बाद में उसकी लाश मिलती है। आज मैंने आपसे कहा था कि जो हमने हेल्पलाइन जारी किया उसके जरिए जो सूचनाएं आई हैं उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बहुत ही चौंकाने वाली सूचना गाजीपुर से आई हम लोगों के पास, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया 42 कोरोना के मरीज गायब हो जाते हैं। 42 कोरोना के मरीज, वो किस हालत में हैं, कहां हैं, जिंदा हैं कि मर गए, इसकी किसी को जानकारी नहीं। मेरठ में एक मरीज की हालत गंभीर होती है, वहां हमारे साथियों ने मदद किया, गाजियाबाद में मदद किया। ऐसी तमाम सूचनाएं हैं, उसको मैं डिटेल में आपको दूंगा। लेकिन जो कोरोना की हालत समझ में आ रही है, हर जिले में 400, 500, 600, 1000 इस तरह के केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। रोज करीब 3700, 3500 केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और यह हालत तब है जब टेस्टिंग कम हो रही है। मैंने बार बार कहा कि कम से कम 2 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन कराइए। 75 जिलों के अंदर कम से कम उत्तर प्रदेश में लैब खोलिए जहां पे जांच हो सके। टेस्टिंग आप कराते नहीं, जांच आप कराते नहीं। गैर कोविड के मरीजों की हालत, मैं सिद्धार्थ नगर गया, बस्ती गया, अंबेडकर नगर गया, प्रतापगढ़ गया, कौशाम्बी गया, गैर कोविड मरीजों की हालत तो और खराब है। किसी को डिलीवरी करानी हो, एडमिशन अस्पताल में नहीं मिल रहा। किसी को पथरी का ऑपरेशन कराना हो, नहीं मिल रहा है एडमिशन अस्पतालों में। कोई छोटे मोटे इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जा रहा है, डॉक्टर डर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाइए पहले कोविड का टेस्ट करा के आइए। कोविड का टेस्ट हो नहीं रहा क्योंकि जिलों में लैब नहीं। तो गैर कोविड मरीजों के लिए एक और गंभीर समस्या है। तमाम अस्पताल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां कई बार कोरोना के केसेस पाए गए, तो इसकी वजह से अस्पताल भी बंद कर दिए गए हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अभी सभी जिला अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और हम लोगों को निर्देश दिया है, कुछ जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, अच्छी बात है। जिलों में आपने हेल्पलाइन नंबर जारी करके लोगों की मदद करने का संकल्प लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब हमारे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांवों में, शहरों में, अलग अलग इलाकों में जहां भी कोरोना के मरीजों की सूचना होगी और जहां संभावित मरीज होंगे जिनको ऐसी तकलीफ महसूस हो रही होगी सांस लेने में या बुखार की समस्या होगी, उनसे एक अपना नंबर जारी करके एक पर्चा घर घर में बांट के अपील करेंगे कि अगर कोई भी तकलीफ आपको होती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके घर में ये ऑक्सीमीटर लेके आएंगे। ये ऑक्सीमीटर जिसने दिल्ली में बहुत बड़ा कमाल किया और काम किया, ये होम आइसोलेशन में ये ऑक्सीमीटर, ये होम आइसोलेशन में केजरीवाल जी ने घर घर में लोगों को दिया ये ऑक्सीमीटर, जिससे घर में रह के कोरोना के संक्रमित मरीजों ने अपना ऑक्सीजन का लेवल चेक किया। अगर कोई गंभीर अवस्था में दिखा, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता हुआ दिखा, तो उसने एम्बुलेंस बुलाई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, उसकी जान बचाई गई। अगर ज्यादा स्थिति खराब हुई तो प्लाज्मा बैंक के जरिए उसकी जान बचाई गई, और भी अगर ज्यादा स्थिति खराब हुई तो वेंटिलेटर के जरिए उसके जीवन को बचाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया। और यही कारण है कि आज दिल्ली में 90% रिकवरी रेट है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मरीजों के ठीक होने की संख्या अगर कहीं है, 1,18,000 मरीज दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। 1,18,000 मरीज। तो टीम 11 जो क्रिकेट मैच खेलने के लिए योगी जी ने बनाई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11 बनाइए। ये ऑक्सीमीटर हमारे सभी विधानसभा के कार्यालयों पर रहेगा। ये ऑक्सीमीटर हमारे गांव-गांव में जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम कहेंगे कि 2,000 रुपए का, 1,500 रुपए का ये ऑक्सीमीटर आता है, आपस में चंदा करके ये ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए। जो कोई भी आपको फोन करके बताए, पहले आप घरों में पर्चा बांटिए, जो कोई भी आपको फोन करके बताए कि उसको कोरोना की शंका हो रही है, आशंका हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या बुखार की शिकायत है, उसके घर पे जाइए, इसको सैनिटाइज करिए, उसके घर के सामने रखिए, उससे बोलिए। अगर नहीं समझ में आता तो पहले चेक करके दिखा दीजिए। ये ऑक्सीजन लेवल इसी तरीके से चेक होता है इसमें।
इसको लगा के और ये बटन दबा देनी होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल इससे चेक हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा ये ऑक्सीजन लेवल क्या है। ये देखिए, आ गया। हाँ, तो ये ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए दिखा के और उसकी टेस्टिंग कराने का काम इसमें मदद करेंगे कार्यकर्ता। दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में जिलों में जहां अस्पताल है वहां पर अपना बोर्ड लगा के नंबर जो हमारा हेल्पलाइन का है वो जारी करेंगे, उसके जरिए जो लोग संपर्क करते हैं वो उनकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अभी जो क्राइम की स्थिति है, जहां कहीं भी कोई बड़ा अपराध, कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, हमारे कार्यकर्ता उनके यहां जाएंगे और पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि उन लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो। जैसे संजीत यादव के मामले में हुआ, 30 लाख रुपए बिचौलिया बन के पुलिस वाले दिला रहे हैं और बाद में उसकी हत्या भी हो जा रही है। ब्रजेश पाल के मामले में 3 बार अपराधी फोन करके पैसे मांग रहे हैं, पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाती, पकड़ नहीं पाती और बाद में उनकी हत्या हो जा रही है। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हर जगह हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और जो भी पीड़ित परिवारों की मदद हो सकेगी वो करेंगे। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज जो कुछ भी राजस्थान में घटित हो रहा है उसको देखकर पूरा देश शर्मसार है। ऐसे वक्त में जब हमारे जवान चीन की सीमा पर शहीद हो रहे हैं, ऐसे वक्त में जब पूरा देश और दुनिया कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है, ऐसे वक्त में जब कोरोना के कारण लोगों की जान जा रही है, ऐसे वक्त में भी आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो काम राजस्थान के अंदर कर रहे हैं उसने लोगों का सिर शर्म से झुका दिया है। आज ये साबित हो गया कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास देश के लिए, जनता के लिए सोचने और काम करने की फुर्सत नहीं है, चिंता नहीं है। इनकी प्राथमिकता कैसे विधायक बेचना है, कैसे विधायक खरीदना है, इसमें है। और इस खेल में हमारी बहन कुमारी मायावती जी भी कूद चुकी है। अभी तक उन्होंने नहीं बोला, उनके 6 विधायक कांग्रेसियों ने तोड़ के अपने साथ मिला लिए, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां संकट में आई तो बहन जी ने सवाल खड़ा कर दिया, व्हिप जारी कर दिया। भाजपा को बचाने के लिए बहन जी मैदान में आ गई। तो जिस तरह से बहन जी की खामोशी है, जिस तरीके से दलितों के प्रति अपराध बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, आज सबसे ज्यादा, ये आंकड़े आए हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा। और इस पे एक शब्द मायावती जी नहीं बोलती, बहन कुमारी मायावती जी नहीं बोलती। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। ये अपराधों के आंकड़े हैं और इस पे बहन जी की खामोशी है। तो मुझे यही बातें कहनी थी आपके साथ। मैं निवेदन करूंगा सरबजीत सिंह जी मक्कड़ को कि वह आए और अपने विचार रखें। आपको इसके बाद नमस्कार जी। मैं 2005 में सेवानिवृत्त हुआ और 2006 में मुझे लगा कि
राजनीति में आके मुझे अगर समाज सेवा करनी है, कुछ नियमों में, कुछ खराबियों में बदलाव करना, तो मुझे राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा। उसमें आम आदमी पार्टी थी भी नहीं। दुर्भाग्यवश काम तो मैंने बहुत किया उसमें, लेकिन दुर्भाग्यवश देखा कि वो एक परिवार तक ही सीमित है पार्टी। करते करते फिर आज का प्रासंगिक अगर देखें, जब से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे भाई संजय जी ने कमान संभाली, आम आदमी पार्टी के जो संविधान कहूँगा, जो इनके गाइडलाइंस हैं, वो आज में बहुत प्रासंगिक है। जो जनता को चाहिए ये उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली में इनका काम बोल रहा है। दिल्ली के काम से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि मुझे इसी पार्टी में जाना चाहिए अगर मैंने जनता की सेवा करनी है तो। और उसी के चलते आज मैं इस पार्टी में हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँगा। जो इन्होंने इतना हाई एक नैरेटिव सेट किया है, उसमें मैं भी खरा उतरूँगा। संजय जी, आपका बहुत धन्यवाद। माननीय अरविंद जी का भी बहुत धन्यवाद मुझे लेने के लिए, और आशा करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ राजनीति में बदलाव की ओर कोशिश कर सकूँगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे नदीम अशरफ जैसी जी का, हमारे बड़े भाई का, जिन्होंने मेरी क्षमताओं को सिर्फ 2 मिनट की वार्ता में पहचाना था। मौसी हवाई अड्डे में हमारी आपकी बात हुई थी, और उस समय मैं जेएनयू में था, और इन्होंने मुझे बुला करके प्रदेश उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस का बनाया। मैं दिल्ली में था, चाहता मैं दिल्ली की राजनीति करता। जेएनयू का मेरा प्लेटफॉर्म था। अशोक तंवर हमारे मित्र थे, लेकिन मुझे यह कहा गया कि दिल्ली की राजनीति छोड़ो, तुम्हारे जैसे ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। और उस ऊर्जा को हमारे भाई नदीम अशरफ जैसी जी ने पहचाना। मैं आपका धन्यवाद। मैं वहां से चला आया और अपनी विधानसभा में मैंने काम करना शुरू किया। कांग्रेस का कोई वजूद न होते हुए भी मैं लोगों के घरों में गया, लोगों से आग्रह किया, धूप में अकेले खड़े होकर मैंने भाषण दिया। लेकिन मेरी इस मुहिम को मेरे स्वयं के कांग्रेस जनों ने ही रोका, मेरी खुद की विधानसभा। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की, और मैं निरंतर अपना काम जनता के बीच में करता रहा। और एक समय यह आया कि सन 2005 से लेकर 2012 जब मैं विधानसभा का दावेदार बना, पर्यवेक्षक आए, गोविंद सिंह जी आए, सब लोग आए। उन्होंने मेरी मजबूती देखी, महिलाओं ने हाथ जोड़ा, कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़ा। हजारों लोगों के साथ मैं राहुल गांधी जी की रैली में आम जनता को लेकर पहुंचा। लेकिन कांग्रेस में मेरी आवाज को हमेशा दबाया गया, और मैं इस बात के लिए कटिबद्ध था, प्रतिबद्ध था कि मैं अपनी आवाज को दबने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम और विश्वास था। मैंने लाठियां खाई, मैंने जमीन में काम किया, और उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता गया। 2010 में मैंने स्वयं, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद जनता के बीच में जाकर के Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर।
अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। जैसी जी का, हमारे बड़े भाई का, जिन्होंने मेरी क्षमताओं को सिर्फ 2 मिनट की वार्ता में पहचाना था। मौसी हवाई अड्डे में हमारी आपकी बात हुई थी और उस समय मैं जेएनयू में था और इन्होंने मुझे बुला करके प्रदेश उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस का बनाया। मैं दिल्ली में था, चाहता मैं दिल्ली की राजनीति करता। जेएनयू का मेरा प्लेटफॉर्म था। अशोक तंवर हमारे मित्र थे, लेकिन मुझे यह कहा गया कि दिल्ली की राजनीति छोड़ो, तुम्हारे जैसे ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है। और उस ऊर्जा को हमारे भाई नदीम अशरफ जैसी जी ने पहचाना। मैं आपका धन्यवाद। मैं वहां से चला आया और अपनी विधानसभा में मैंने काम करना शुरू किया। कांग्रेस का कोई वजूद न होते हुए भी मैं लोगों के घरों में गया, लोगों से आग्रह किया, धूप में अकेले खड़े होकर मैंने भाषण दिया। लेकिन मेरी इस मुहिम को मेरे स्वयं के कांग्रेस जनों ने ही रोका, मेरी खुद की विधानसभा। लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की और मैं निरंतर अपना काम जनता के बीच में करता रहा। और एक समय यह आया कि सन 2005 से लेकर 2012 जब मैं विधानसभा का दावेदार बना, पर्यवेक्षक आए, गोविंद सिंह जी आए, सब लोग आए। उन्होंने मेरी मजबूती देखी, महिलाओं ने हाथ जोड़ा, कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़ा। हजारों लोगों के साथ मैं राहुल गांधी जी की रैली में आम जनता को लेकर पहुंचा। लेकिन कांग्रेस में मेरी आवाज को हमेशा दबाया गया और मैं इस बात के लिए कटिबद्ध था, प्रतिबद्ध था कि मैं अपनी आवाज को दबने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम और विश्वास था। मैंने लाठियां खाई, मैंने जमीन में काम किया और उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता गया। 2010 में मैंने स्वयं, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद जनता के बीच में जाकर के फिर काम करने लगा। कभी मैंने पद की लालसा न रखी, न कभी पद की सोची। सिर्फ एक जुनून था कि मुझे कांग्रेस को एक पहचान देनी है और जिसमें मैं सक्षम भी हुआ। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, मुझे फिर बुलाया गया, मुझे फिर कहा गया कि आप चुनाव की तैयारी करिए। मैंने कहा सर, कांग्रेस पार्टी में जो होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। निर्मल खत्री जी के आवास पे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट पिछली बार नहीं दिया था, लेकिन अब आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे विश्वास हुआ, मैंने फिर जनता के बीच में जाकर काम शुरू किया। लेकिन नतीजा 2017 में खाट सभा में भीड़ मेरी रहती थी। नाम उन पदाधिकारियों का होता था जो गणेश परिक्रमा करके पद ले आते थे, जो पैसा दे देते थे, जो दान दे देते, दक्षिणा दे देते। मैं आज हकीकत रखना चाहता हूं, मीडिया यहां पर है, मुझे कोई संकोच नहीं है और इस बात को कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा कि हमारे पर्यवेक्षक आए, उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारी गाड़ी का बीमा खत्म हो गया है। मैंने उसमें योगदान दिया अपना समझकर। लेकिन मेरे साथ पार्टी में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ धोखा। जनता ने मुझे पसंद किया, लेकिन पार्टी के अंदर मुझे इग्नोर किया। कोई बात नहीं। 2019 में प्रियंका गांधी जी के पास पहुंचा, वहां पर इंटरव्यू हुआ, मैंने अपनी बात रखी, कहा कि मैडम एटलीस्ट माय वर्क शुड बी इन डॉक्यूमेंटेशन। मैं कब तक ऐसे काम करता रहूंगा कि काम मैं करूं पर किसी और को मिले। फिर भी मेरी आवाज को नहीं सुना गया। 18 वर्षों में मैंने अपनी पूरी निष्ठा को सबके सामने रखते हुए यहां तक कहा कि आप मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया, कोई बात नहीं, उपाध्यक्ष बना दे, ब्लॉक अध्यक्ष बना दे, ना बना पाए बूथ में किसी भी स्तर में मुझे सचिव बना दे, लेकिन बनाए जरूर, जिससे कि मैं अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन पार्टी में दिखा सकूं। लेकिन पार्टी के अंदर क्या होता है, जो युवा ऊर्जावान है,
जिसके अंदर क्षमता है, जिसके पास नेतृत्व है, जिसके पास जनता है, उसकी कोई पूछ नहीं है। मेरे जूनियर वे पदाधिकारी बैठे हैं और मैं बूथ की बात कर रहा हूं। जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ मेरा आत्मसम्मान जागा नदीम भाई, मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अगर मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है तो अब मैं उस जगह जरूर काम करूंगा जहां वाकई में जनता की सेवा होती है, जहां वाकई जनता के लिए कुछ सोचा जाता है। और अगर सभी दलों में मुझे नाम समझ में आया तो फिर एक नाम था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का और संजय सिंह जी का। संजय भाई से मैं अभी पहली बार कल ही मैं बात किया, लेकिन मेरे अंदर जो जज्बा था वो मुझे बार बार कह रहा था कि तुम संघर्ष के लिए बने हो। बहुत आसान था मेरे लिए 18 वर्षों का काम क्षेत्र में करने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में जाता, मैं समाजवादी पार्टी में जाता, मैं बहुजन समाज पार्टी में जाता, लेकिन क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि मैंने कांग्रेस की विचारधारा जो कि धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर विचारधारा है, उस पर ध्यान दिया था। लेकिन वहां मालूम चला कि सेक्युलर विचारधारा सिर्फ नाम की है, युवाओं के साथ अन्याय होता है। उन लोगों को पूछा जाता है जो धनाढ्य होते हैं। धनाढ्य मैं भी हूं, लेकिन मैं ईमानदार हूं। मैं किसी को अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ और मैंने तय कर लिया कि संघर्ष करूंगा, जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर काम करूंगा और जनता के बीच में जाकर के अपनी स्वीकार्यता के साथ ऐसे दल की स्वीकार्यता बनाऊंगा जिसे शायद हमारी जनता नहीं जानती। लेकिन लोगों में क्रेज है। अभी मैं लोगों से अपने बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भैया हम सब आपके साथ है। कल भी मैंने नदीम भाई से पूछा था कि आप बताइए कितने लोगों को लाना है। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रतिभा को एक मौका दिया। ये मैं खुलकर कहना चाहता हूं, एंड आई विल प्रूव इट। आप कभी आइए हमारे क्षेत्र में, आप 500 कहिए, 1000 लोग कहिए, मैं आपको सदस्यता दिलाऊंगा। और ये मेरा वादा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कानपुर देहात और बुंदेलखंड क्षेत्र में जरूर देखेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मैं 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है, उसकी तारीख को लेकर और उसके मुहूर्त को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 32 सेकेंड का मुहूर्त है, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी अपने आप को नहीं समझता। ये धर्म के जानकार लोग ही बता सकते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा मुहूर्त खराब है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कोरोना के ऐसे समय में जब लोगों की जान जा रही है, जब लोग मर रहे हैं, अस्पतालों से गायब हो जा रहे हैं, ऐसे में जब मुख्य पुजारी को कोरोना हो गया, उनकी सुरक्षा में रहने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना हो गया, बड़े बड़े आयोजन टाले जा रहे हैं। अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री जी इसको उपयुक्त समय पर करते। मंदिर बनने से लोगों को खुशी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें बाकी लोगों की भी भागीदारी हो पाती। ऐसी क्या जल्दी आ गई, ऐसा क्या आनंद फानन में आपको सूझ रहा है कि लोगों का जीवन भी संकट में डाल के मुख्य पुजारी से लेकर पुलिस वालों तक को कोरोना हो जा रहा है, बावजूद इसके आप तारीख बदलने और टालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। फिर भी मैं प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जब आप आयोजन कर रहे हैं तो कम से कम इस कोरोना के संक्रमण काल में सुरक्षा का जरूर ध्यान रखिएगा। मुझे देश के प्रधानमंत्री की भी चिंता है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की भी चिंता है, क्योंकि एक फोटो आई, मैं देख रहा था उन्हीं पुजारी महोदय के साथ जिनको कोरोना हो गया, पूजा करते हुए हाथ लगाए हुए एक तस्वीर हमारे मुख्यमंत्री जी की भी है। तो मुझे तो भाजपा नेताओं के स्वास्थ्य की भी चिंता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे समय में
अगर आप लोग इस आयोजन कार्यक्रम करने के पर आमादा प्रायोजक हैं, करता है तो अपने यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन।